Assalamu alaikum everyone. This is me Dr. Tapia Bakai and today I am back with another part 2 of our topic patellar fracture. कल हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी पटेलर फ्रैक्चर से रिलेटेड और मैंने थोड़ी सी रिमेनिंग थी तो मैंने कहा था कि मैं कल इंशाल्लाह पार्ट 2 के साथ आपको ये कंप्लीट कर दूँगी लेक्चर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा था। कल जो हमने डिस्कस किया था वो था इंट्रोडक्शन, कॉज, मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी, टाइप्स, डायग्नोसिस एंड क्लिनिकल एंड रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। आज के लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, इंटरनल फिक्सेशन, एक्साइशन ऑफ पटेला, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। Now let's move forward towards the conservative treatment। अब अगर हम बात करें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तो इसकी क्या इंडिकेशन होगी और क्या प्रोसीजर होगा और कंजर्वेटिव और ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होता क्या है। सही है, सबसे पहले हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इंडिकेशन अनडिस्प्लेड और मिनिमली डिस्प्लेस, यानी कि 2 mm का अगर ऐसा फ्रैक्चर हो जो जिसका डिस्टेंस 2 mm से कम है, ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या करोगे कि उसके अंदर या तो उसको ऑस्टियोकॉन्ड्रल फ्रैक्चर है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है एक्सेप्ट ऑस्टियोकॉन्ड्रल फ्रैक्चर, यानी कि अगर उसको ऑस्टियोकॉन्ड्रल फ्रैक्चर नहीं है और सिर्फ उसको अनडिस्प्लेस और मिनिमली यानी कि 2 मिलीमीटर से कम उसका जो है फ्रैक्चर है, तो उसके अंदर आप क्या करोगे कि उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे सकते हो, ठीक है। और अगर उसका एक्सटेंसर मैकेनिज़्म क्या होता है कि जिसकी नी बिल्कुल स्ट्रेट हो रही हो आपकी नज़र में, तो आप उसको जो है ये इंटेक्ट होगी तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे सकते हो। और अगर वो एक्टिव एसएलआर कर रहा है, एसएलआर क्या होता है, स्ट्रेट लेग रेस्ट, बंदा जो है वो सुपाइन पोजीशन में होता है, उसके बाद वो अपना पाँव नी को ऊपर की तरफ उठाता है, तो ये हमारे पास कहलाती है एक्टिव एसएलआर। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, इमोबिलाइजेशन ऑफ नी यूजिंग पीओपी सिलेंडर और अबव नी पीओपी कास्ट। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग पेशेंट की जो नी है उसको मोबिलाइज कर देंगे पीओपी सिलेंडर से और नी के ऊपर पूरा पीओपी कास्ट बनाएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी स्टैंड फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। कितने वीक्स के लिए बनाएंगे, 3 to 4 वीक्स के लिए। उसके बिल्कुल पाँव को स्ट्रेट रख के उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से बिल्कुल कवर करके उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल इमोबिलाइज कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखें हिंज नी ब्रेस 4 to 6 वीक्स, राइट फिगर, ठीक है। अब आपको अगर देखे जाए तो राइट फिगर के अंदर देखें तो हिंज नी ब्रेस लगाए हुए। हिंज नी ब्रेस क्या होता है कि इसके अंदर हमारी जो नी है वो 4 to 6 वीक तक हिंज पोजीशन में रहेगी। अगर देखा जाए तो डायग्राम की फिगर नंबर 1 में देखें तो हिंज पोजीशंस में, यानी कि वो अपनी थोड़ी सी टांग को मोड़ भी सकता है और थोड़ी सी टांग को सीधा भी कर सकता है। उसके बाद आता है लिडोकाइन इंजेक्शंस। लिडोकाइन इंजेक्शंस कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का भी हमारे पास एक बेसिक ट्रीटमेंट है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इससे पेशेंट को पेन रिलीफ होता है, यानी कि ये ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके इंजेक्शंस लगाने के पेशेंट जो है वो अपना पेन को कम महसूस होगा। अबाउट द ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की इंडिकेशन और प्रोसीजर क्या है। इंडिकेशन की बात करें, ये डिस्प्लेस पटेलर फ्रैक्चर्स के लिए यूज़ किया जाता है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो डिस्प्लेस्ड होता है वो अपनी जगह ही छोड़ देता है, उसका वो विदाउट ऑपरेशन ठीक हो ही नहीं सकता है। और वो जिस पेशेंट को ये डिस्प्लेस फ्रैक्चर होगा, जाहिर सी बात है वो अपनी नी को भी एक्सटेंड नहीं कर सकता और एक्टिव एसएलआर भी परफॉर्म नहीं कर सकता। उसके बाद अब प्रोसीजर की बात करते हैं। इसमें हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल फिक्सेशन, एक होता है पटेला एक्साइशन। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट का अगर आप ये पूरा चार्ट देखें, आपके सामने नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले पर्सन की इंटरनल फिक्सेशन, ऑपरेटिव ट्रीटमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है इंटरनल फिक्सेशन और एक होता है पटेला एक्साइशन। इंटरनल फ्लेक्सेशन में कब करते हैं हम लोग, जब ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स होता है, ठीक है, मतलब एक इक्वल पार्ट्स में बिल्कुल स्ट्रेट अगर आपकी बोन डैमेज हुई है और बीच से हाफ हो गई है, ट्रांसवर्सली डैमेज हुई है, तो हम लोग ये इंटरनल फिक्सेशन के थ्रू। इंटरनल फिक्सेशन हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्क्रू फिक्सेशन और एक टेंशन बैंड वायरिंग। टेंशन बैंड वायरिंग और स्क्रू फिक्सेशन के थ्रू हम ट्रांसवर्स फ्रैक्चर को ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पटेला एक्साइशन की। पटेला एक्साइशन में हमारे पास 2 तरह की पटेलेक्टोमी होती है, ठीक। हमारे पास जो पटेला एक्साइशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक हुआ है कंप्लीट पटेलेक्टमी और एक पार्शियल पटेलेक्टमी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कंप्लीट पटेलेक्टमी की, तो उसमें हमारे पास जो है ये हम सीवियरली, जब कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर्स हमारे हो जाते हैं सीवियरली,
तो हम ये जब करते हैं। और जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो जाते हैं, उनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उनके अंदर हम कंप्लीट पेटेलेक्टमी करते हैं। दूसरा हमारे पास आता है पार्शियल पेटेलेक्टमी। पार्शियल पेटेलेक्टमी हम किन पेशेंट्स के अंदर करते हैं जिनको पोल फ्रैक्चर्स होता है। मैंने आपको ऊपर बताया था अपर और लोअर पोल फ्रैक्चर्स के बारे में, ये उस पोल फ्रैक्चर्स की बात हो रही है। अच्छा, अगर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हमारे मूव फॉरवर्ड करते हैं, तो ये है इंटरनल फिक्सेशन। इंटरनल फिक्सेशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है स्क्रू फिक्सेशन और एक होती है टेंशन बेंड वायरिंग। सबसे पहले हम बात करें स्क्रू फिक्सेशन की, तो अब आपके सामने स्क्रू फिक्सेशन के नीचे दो एक्सरे वाली डायग्राम इमेजेस शो की जा रही है, ठीक है। जो हमारी लेफ्ट साइड पर है वो हमें इस बार स्क्रू फिक्सेशन शो करे। बीच के अंदर आप सेंटर में देखेंगे, बिल्कुल सेंटर ऑफ द नी के अंदर हमारे पास दो स्क्रू अटैच किए हैं, ठीक है, आगे की तरफ से। जबकि हमारे पास जो दूसरी इमेज है वो हमारे पास जो है साइड व्यू है, मतलब उसी नी का साइड व्यू है। साइड व्यू से अगर हम देखें तो हमारे पास एक्सरे के अंदर दो स्क्रू नज़र आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि स्क्रू फिक्सेशन के थ्रू हम अपनी नी के जितने भी फ्रैक्चर्स होते हैं उसको स्क्रू के थ्रू फिक्स कर देते हैं। दूसरी अगर राइट साइड पर देखें हमारे पास आती है टेंशन बैंड वायरिंग। अब इसके अंदर जो हमारी राइट साइड की फिगर है उसके अंदर हम देखें तो एक टेंशन बैंड वायरिंग के थ्रू उसको रैप किया हुआ है, पटेला को पूरे रैप करके उसको जो टाइट करके बांधा हुआ है। और अगर उसके साइड पर अगर हम देखें तो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू विजिबल हो रहा है, ठीक है, जो राइट साइड पर हमारे पास इमेज है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि रेडियोग्राफिक व्यू में देखा जाए, अगर हम उसको रेडियोग्राफिक व्यू में देखें, एक राइट साइड पे तो एक डायग्राम शो की जा रही है आपको, सॉरी लेफ़्ट साइड पर, जिसके अंदर आप देखेंगे तो एक धागे के थ्रू वायर बेंडिंग क्या होती है, एक धागे के थ्रू उन्होंने वायर्स आती है ऐसी जो फ्रैक्चर्स वगैरह को वो करती हैं। तो ये हमारे पास डिस्प्लेस फ्रैक्चर्स के लिए होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेस फ्रैक्चर्स के लिए हम करते हैं ज़्यादातर ये प्रोसीजर ना। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, मैंने आपको बताया था ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है। अब इसके अंदर फर्स्ट में देखा आपने किस तरह से उसको टाइटली होल्ड किया हुआ है, और सेकंड एक्सरे वाली इमेज के अंदर देखें तो एक्सरे के अंदर भी हमें टाइटली शो इसके जो धागे या कोई भी वायर है वो हमें नज़र आ रही है। करते हैं हम लोग सबसे पहले कंप्लीट पेटेलेक्टमी। पेटेलेक्टमी बेसिकली हमारे पास है क्या, पेटेलेक्टमी हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर या तो हम जो हिस्सा फ्रैक्चर होता है हम उस बोन को रिमूव कर देते हैं, या फिर जो है आधा जितना डैमेज हिस्सा होता है उसको रिमूव कर दिया, या तो पूरा रिमूव कर देंगे उसको पोर्शन को, उसकी जगह हम आर्टिफिशियल कोई भी अब इम्प्लांट कर देते हैं, या तो जो है वो आधा जो फ्रैक्चर वाला हिस्सा है हम उसको कर देते हैं। अच्छा, ये वाला जो हमारा कंप्लीट और पार्शियल पेटेलेक्टमी है ये सिर्फ सीवियर फ्रैक्चर्स के पेशेंट्स के अंदर करते हैं जिनको पेटेलोफेमोरल आर्थराइटिस भी होता है। ये ऐसी कंडीशन होती है जो पेन और डिस्फंक्शन भी उनको बहुत ज़्यादा होता है, तो उन पेशेंट्स के अंदर हम लोग ये ज़्यादातर करते हैं। हमारे पास दो तरह की पेटेलेक्टमी होती है, एक होती है पार्शियल पेटेलेक्टमी और एक होती है टोटल पेटेलेक्टमी। सबसे पहले पार्शियल पेटेलेक्टमी की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम लोग सिर्फ डैमेज और जो फ्रैक्चर पोर्शन होता है हमारे पटेला का सिर्फ उसको रिमूव करते हैं। बाकी जो हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं उसको हम प्रिजर्व कर देते हैं, उसको हम नहीं छेड़ते हैं। फिर दूसरी हमारे पास आती है टोटल पेटेलेक्टमी। टोटल पेटेलेक्टमी में क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास जो पटेला का हिस्सा होता है, यानी जो पटेला की साइड और नी कैप होता है पटेला होता है, उसको टोटली रिमूव भी कर देते हैं। अच्छा, पेटेलेक्टमी करते वक्त हमें ना इस बात का ख्याल होना चाहिए कि क्या क्या इंडिकेशंस होती हैं जिनमें हम पेटेलेक्टमी कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को सीवियर पटेला फ्रैक्चर है, ठीक है, जैसे बहुत सारे पीसेस के अंदर और मल्टीपल उसमें जो रिकन्स्ट्रक्ट हो ही नहीं सकता, वो दोबारा ठीक हो ही नहीं सकता, तो उसके अंदर हम पेटेलेक्टमी करते हैं। किसी को पेटेलोफेमोरल अर्थराइटिस है, यानी कि पटेला और फीमर के बीच के अंदर है, एडवांस अर्थराइटिस है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा, स्टिफनेस उसको बहुत ज़्यादा होगी, तो इन केसेस में भी हम पेटेलेक्टमी करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंडीशंस और भी आती हैं कि हम लोग डिफरेंट कंडीशन जैसे ट्यूमर्स हैं, किसी को इन्फेक्शंस है, तो इन चीज़ों में भी हम पेटेलेक्टमी करते हैं। नाउ लेट्स वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ द फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के हमारे पास कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं कि हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट पेशेंट्स को क्यों देते हैं, ताकि जो फ्रैक्चर्स के बाद उनकी जो इफ्यूजन हो जाता है, पेन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है, ताकि वो कम हो जाए फिजियोथेरेपी से। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, कॉर्डिसेप मैकेनिज़्म को इफेक्टिव प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि उसका जो कॉर्डिसेप का मैकेनिज़्म होता है उसको हम इम्प्रूव करते हैं। उसके अलावा हम पेशेंट की फ्लेक्जन और एक्सटेंशन की मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करते हैं। अब जो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होता है जिसको हम लोग कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग पीओपी कास्ट यूज़ करते हैं, उसको 3 या 4 हफ्तों के लिए हम बिल्कुल इमोबलाइज़ कर देते हैं।
और जब तक उसकी इफ्यूजन वगैरह रिजॉल्व नहीं होती, जब तक हम उसको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इस पर आप आइसिंग करें। उसके अलावा डे 1 और फर्स्ट वीक तक हम कॉर्डिसेप की कॉन्ट्रैक्शंस करवाते हैं, ठीक है। 2 से 3 वीक्स के अंदर हम असिस्टेड SLR करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम उसको वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, क्रच से वॉकिंग करना, या फिर ये हम पेशेंट की इमीडिएटली नेक्स्ट डे ही शुरू कर देते हैं ताकि वो अपना 3 से 4 दिन में अपने वो वर्क पर जा सकें। उसके अलावा अगर किसी को POP सिलेंडर कास्ट है और वो 4 से 6 हफ्ते बाद रिमूव होता है, तो सबसे पहले हम उसकी नी फ्लेक्शन को इनिशिएट करते हैं। नी फ्लेक्शन जो है वो थर्मोथेरेपी और क्रायोथेरेपी के थ्रू करते हैं, ठीक है, ताकि वो जल्दी अर्ली मूवमेंट कर सके। उसके अलावा हम लोग वेट बेयरिंग उसकी करेक्ट करते हैं, गेट पैटर्न उसका बोलते हैं कि आप इस तरह से पैटर्न को अपने चेंज करें, क्योंकि जो पेशेंट्स के कास्ट लगा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा उसका पाँव हैवी हो जाता है, तो वो उसका जो चलने का पैटर्न है वो भी चेंज होता था। तो हम उसको क्या करते हैं कि उसको गेट पैटर्न जो है वो सिखाते हैं, रीस्टैब्लिश करते हैं उसके अंदर। फुल फंक्शन शुड बी रीगेन 8 से 12 वीक्स के अंदर अंदर वो पेशेंट नॉर्मली अपनी लाइफ में आ जाता है जैसा वो पहले होता है फ्रैक्चर से पहले। अगर किसी को डिस्प्लेस फ्रैक्चर है, ठीक है, तो और डिस्प्लेस फ्रैक्चर है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से लेकर 10 दिन तक हम लोग लिम्ब की मोबिलाइज, मतलब उसको प्रेशर बैंडेज या प्लास्टर कास्ट के थ्रू उसको बिल्कुल लिम्ब को इमोबिलाइज कर देंगे डिस्प्लेस फ्रैक्चर के लिए। और उसकी मैक्सिमल एलिवेशन में उसके पाँव को रखेंगे, यानी उसका पाँव ऊपर की तरफ उठा के रखेंगे, और 3 से 5 दिन तक पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि इसकी आइसिंग करें। आइसिंग से क्या होगा, उसकी ज़्यादा सूजन नहीं होगी, उससे क्या होगा, पेन उसको रिड्यूस्ड होगा। फिर उसके बाद हम एंकल और टो की मूवमेंट उससे करवाते रहेंगे और पैसिव मूवमेंट और हिप की करवाएंगे, ठीक है, ताकि उसका हिप टाइट ना हो, वहाँ पर जो है वो टाइटनेस ना हो जाए उसके मसल्स में और वो भी स्टिफ ना हो जाए। तो कुछ हिप्स की मूवमेंट्स और कुछ एंकल की और टो की उससे नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट्स करवाते रहेंगे। आइसोमेट्रिक टू द कॉर्डिसेप्स नी एंड एंकल, नी और एंकल की के थ्रू हम लोग कॉर्डिसेप्स की भी एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराएंगे, और ऐसी SLR कराएंगे जो पेनलेस हो 3 से 4 दिन तक उसको एटलीस्ट। क्रच वॉकिंग भी करवाना शुरू कर देंगे अगर वो उसके लिए पेनलेस है। अगर उसको पेन हो रहा होगा तो हम क्रच वॉकिंग भी नहीं करवाएंगे। अब क्या होगा, 10 दिन के बाद उसकी मोबिलाइजेशन होगी, 10 दिन तक मोबिलाइज कर दिया उसको। फिर उसके बाद स्मॉल रेंज मूवमेंट्स विथ और विदाउट CPM, विद और विदाउट CPM के थ्रू हम लोग उसकी स्मॉल रेंज ऑफ मूवमेंट्स करवाएंगे, और उसके कॉर्डिसेप की स्ट्रॉन्ग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कराएंगे। फिर 6 वीक्स के बाद ग्रेजुअल वेट बेयरिंग करवाएंगे, ठीक है, ताकि पैरेलल बार्स के थ्रू उसको बोलेंगे आप अपने पाँव पे थोड़ा सा वज़न डालना शुरू करें। वेट ट्रांसफ़र करना सिखाएंगे, किस तरह आप एक पाँव पे खड़े हो दूसरे पाँव पे खड़े हो, तो दोनों पाँव पे करवाएंगे। फिर प्रोग्रेशन टू द केन्स, फिर उसको केन्स के थ्रू चलने की गाइड करेंगे। और प्रोन नीलिंग भी हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो प्रोन नीलिंग पर आए। अब अगर किसी पेशेंट को कम्युनिटेड फ्रैक्चर है और वो पटेला एक्साइशन के थ्रू ट्रीट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वीक के अंदर हम उसको एंकल की स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स कराएंगे, फुट की मूवमेंट्स कराएंगे और लेग को एलिवेट करके रखेंगे। अगर उसकी माइल्ड इनडायरेक्ट कॉर्डिसेप कॉन्ट्रैक्शंस हैं तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, सॉफ्ट वेज अंडर द नी, तो उसके नीचे नी के हम कोई भी एक सॉफ्ट पिलो टाइप का कुछ उसके नी के नीचे प्लेस कर देंगे। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन यानी टेंस वगैरह हम यूज़ करेंगे कॉर्डिसेप की री एजुकेशन के लिए, ताकि जो हमारा कॉर्डिसेप मसल वर्क नहीं कर रहा वो टेंस के थ्रू हमारा कॉर्डिसेप मसल्स री एजुकेट हो। उसके अलावा हम असिस्टेड SLR करवाएंगे पेशेंट को। सेकेंड वीक के अंदर क्या होगा कि PWM एंड मेकिंग द प्रीवियस एक्सरसाइज प्रोग्राम विग्रस, यानी कि हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज प्रोग्राम को ही फॉलो करेंगे, मोबिलाइज कराएंगे, स्मॉल रेंज की सेल्फ असिस्टेड मूवमेंट्स कराएंगे, CPM और लेस पैसिव मूवमेंट्स कराएंगे। अब तीसरा हफ्ता आ गया, तो तीसरे हफ्ते में क्या करेंगे, ग्रेजुएटेड वेट बेयरिंग, ये सब चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई है कि उसको बोलेंगे आहिस्ता आहिस्ता आप अपने थोड़ा सा वेट डालना शुरू करें। और जिनको पोस्टीरियर स्प्लिंट लगा हुआ होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, स्प्लिंट जब वो रिमूव हो जाएगा तो रीअप्लाइड फॉर वॉकिंग, उसको वॉकिंग को दोबारा उससे वॉकिंग करवाएंगे।
अब जिनको पीओपी कास्ट लगा हुआ है उनको NWB फैसिलिटीज़ टाइम टू गो बैक टू वर्क एज द पीओपी सिलेंडर। अब उनको क्या कहेंगे कि आप अपने वर्क पर जाएं, आपको पीओपी सिलेंडर लगा हुआ है, वो 6 वीक तक रहेगा। हाइड्रोथेरेपी कराएंगे, PRE कराएंगे, प्रॉपर गेयर ट्रेनिंग और फंक्शनल पोजिशंस करवाएंगे। The lecture is end now. I hope this lecture is helpful to you. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. I will come back with another video lecture. जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।